नंबर 7 पहले देख लेते हैं क्या पूछा है। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। 6 में हमसे एग्जेम्प्टेड अमाउंट ग्रेचुइटी का पूछा था और 7 में हमसे टैक्सेबल अमाउंट पूछा है ग्रेचुइटी का। ग्रेचुइटी का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले चेक किया करो कि ग्रेचुइटी कवर्ड वाला है कि नॉट कवर्ड वाला है। अगर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है तो दूसरे तरीके से सॉल्व होगा, अगर नॉट कवर्ड है तो दूसरी तरीके से सॉल्व होगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नटराज हु इज नॉट कवर्ड, तुरंत अंडरलाइन करो इसको, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 रिटायर्स ऑन December 25, 2023 फ्रॉम ए लिमिटेड एंड रिसीव्स 8 लाख as gratuity after service of 36 years and 9 months। तो भाई ये नॉट कवर्ड है और तो नॉट कवर्ड वाले तरीके से सॉल्व होगा। इनको रिटायरमेंट के समय 8 लाख रुपए ग्रेचुइटी के तौर पे मिला है और इन्होंने 36 साल 9 महीने की सर्विस दी है वहां पे, तो ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं आगे आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा। हिज सैलरी इज ₹24,000 पर मंथ up to June 30, 2023 and 28,000 पर मंथ फ्रॉम जुलाई 2023। भाई हमारा जो असेसमेंट ईयर है 24-25 है, यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया 2023-24। वहीं का सारा आइटम हम लेते हैं। तो अप्रैल मई जून तक जो उनकी सैलरी थी वो थी 24,000 पर मंथ और जुलाई से उनकी सैलरी हो गई थी 28,000 पर मंथ। तो इसको ध्यान रखना। आगे बोला गया है इसके अलावा इन्हें डीए मिलता है ₹4,000 पर मंथ, 70% ऑफ विच इज कंसिडर्ड फॉर सर्विस बेनिफिट्स। तो डीए तो है पर मंथ 4,000 रुपए, लेकिन इस 4,000 का केवल 70% ही डीए रिटायरमेंट पे है। कहने का मतलब जो भी आपका साल का डीए आएगा उसका केवल 70% ही डीए रिटायरमेंट पे होगा, बाकी डीए तो ऐसे भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक, तो ग्रेचुइटी है, सबसे पहले ढूंढो वो कवर्ड है कि नॉट कवर्ड। तो यहाँ नॉट कवर्ड वाला है। ठीक है, तो सैलरी निकालेंगे जिसमें सैलरी लेते हैं एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस दिन वो रिटायर हुए हैं उससे जस्ट प्रीवियस 10 महीने का आप एवरेज ले लेना। ठीक, वैसे ही डीए रिटायरमेंट भी आप एवरेज ही लोगे लास्ट 10 महीने का। और एक चीज ध्यान रखना कि पूरा डीए मत ले लेना। यहाँ पे जैसे 4,000 रुपए डीए मिल रहा है, लेकिन उस 4,000 का केवल 70% ही डीए रिटायरमेंट है, तो उसी का मतलब कि उसी को आप एवरेज जैसे ये 10 महीने का निकालो वैसे वो भी निकालोगे। ठीक है, फिर डीपी लोगे और कमीशन ऑन सेल्स लोगे। फिर लिखना लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। ये वाली जो सैलरी आएगी इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना और जितने साल उन्होंने सर्विस की है उससे मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ क्या लिखा हूं मैं, नॉट राउंड ऑफ। तो ये मैंने याद भी ऐसे कराया था कि ग्रेचुइटी कवर्ड वाला जब रहेगा तो ईयर ऑफ सर्विस को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, लेकिन जब नॉट कवर्ड है तो नॉट राउंड ऑफ। जैसे यहाँ 36 साल 9 महीने हैं तो आप इसको राउंड ऑफ करके 31 नहीं लिखोगे, इसको राउंड ऑफ करके इसको आप 37 नहीं लिखोगे, इसको आप 36 ही छोड़ दोगे। ठीक, उसके बाद जो एक्चुअल अमाउंट मिला है वो लिखना और फिर 20 लाख रुपए है मैक्सिमम लिमिट, रूल कहता है। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एग्जेम्प्टेड नहीं पूछा है, टैक्सेबल भी पूछा है। तो जो एक्चुअल ग्रेचुइटी मिला है उसमें से इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा उसको यहाँ पे लेस कर देना, टैक्सेबल ग्रेचुइटी आ जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं 7 का। भाई यहाँ पे हमसे टैक्सेबल सैलरी नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेचुइटी का टैक्सेबल अमाउंट पूछा है। तो ये जरूर नोट करना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे 6 में केवल एग्जेम्प्टेड पूछा था तो वहीं आके हम रुक जाएंगे, यहाँ टैक्सेबल पूछा है। ठीक, चलो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे ग्रेचुइटी। और भाई ग्रेचुइटी ये जरूर लिख लेना कि कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है, क्वेश्चन में बताया रहा होगा। तो यहाँ पे नॉट कवर्ड वाला है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। ये बहुत जरूरी है नोट करना, क्योंकि कवर्ड का दूसरा फॉर्मूला होता है, नॉट कवर्ड का दूसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे पहले नॉट कवर्ड वाले में भी हम सैलरी निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हम लेते हैं एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लस डीए रिटायरमेंट पे लेते हैं, इसका भी एवरेज ही लेंगे, प्लस डियरनेस पे और प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि थ्रू आउट द ईयर सेम सैलरी थी। अगर
थ्रू आउट द ईयर सेम सैलरी होती तो उसका एवरेज भी वही सेम आता। क्यों? क्योंकि उसको इंटू 10 और मल्टीप्लाई 10 का मतलब कि जो भी सैलरी आई होती उसको 10 से मल्टीप्लाई करते मंथली वाले को और डिवाइड कर देते 10 से, तो एवरेज निकल आता। लेकिन यहाँ सैलरी थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं था, तो पहले वो निकालोगे आप, ठीक है। तो स्पेस छोड़ देना अच्छा खासा, या एक काम करना कि ये लिखने से पहले ही आप ऊपर ये दिखा देना जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। हमारा असेसमेंट ईयर है 24-25, यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया 23-24। समझ गया आप ये चीज़? अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च पे ख़त्म होता है। सबसे पहले तो देखो रिटायर कब हो रहे हैं ये, तो ये रिटायर हुए हैं 25 दिसंबर को, ये रिटायर हो गए इस दिन। तो जिस दिन ये रिटायर हुए यानी कि जिस मंथ वो रिटायर हुए उससे जस्ट प्रीवियस 10 महीने का हमको एवरेज लेना है सैलरी। तो पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 महीने और चाहिए। इससे पहले क्या आता है? इससे पहले आता है मार्च और फरवरी। अब जरा काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमको इसी 10 महीने का एवरेज सैलरी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूल कहता है, फॉर्मूला कहता है कि एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको बताया गया है यहाँ पे देखो 30 जून तक 24,000 पर मंथ थी सैलरी, यानी कि यहां तक, ये जून है, यहां तक थी 24,000 पर मंथ सैलरी, ठीक। और 1 जुलाई से इनकी सैलरी थी 28,000 रुपए पर मंथ। तो यहां से लिख दो आप कि 28,000 पर मंथ। अब बस काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 महीने का जो हम सैलरी यहाँ पे लेंगे 24,000 लेंगे अपने क्वेश्चन में, और 1 2 3 4 5 और आगे के 5 महीने का 28,000 लेंगे। समझ गए आप? क्योंकि जून तक बोला गया था 24,000 है और जुलाई से है 28,000, और प्रीवियस 10 महीना स्टार्ट हो रहा है फरवरी से, ठीक है। तो आप यहां लिख दोगे सैलरी, ये सब आप दिखाओगे एकदम अच्छे से क्वेश्चन में। तो ऐसा करना कि वो लिखने से पहले ही ये चीज सॉल्व करके दिखा देना। तो सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ्स preceding just before date of retirement, ठीक है। तो फरवरी से लेकर जून तक की सैलरी लोगे प्लस जुलाई से लेकर दिसंबर तक की। ये लिखने की इतना भी जरूरत नहीं है, बस आप सीधे सीधे क्या करना 24,000 को मल्टीप्लाई कर देना आप 5 से, प्लस का साइन डालना, और 28,000 को मल्टीप्लाई कर देना 5 से। ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है अभी, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये हो गया 1,20,000, और 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये हो गया 1,40,000। दोनों को ऐड कर दो तो 1,40,000 प्लस 1,20,000 ये हो गया 2,60,000 सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, 2,60,000 रुपए, ठीक। अब यहां जो हम सैलरी लेते हैं वो पूरी 10 महीने की नहीं लेते हैं, एवरेज लिखा हुआ है ना। तो क्या करोगे, लास्ट 10 महीने की सैलरी थी 2,60,000 रुपए, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, इससे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट पता चल जाएगा। डीपी और कमीशन ऑन सेल्स तो नहीं दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में डीए रिटायरमेंट है, ध्यान रखना। अगर सिर्फ डीए दिया होगा तो मत लेना, लेकिन यहाँ डीए रिटायरमेंट बताया गया है तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। देखो डीए बताया गया है 4,000 पर मंथ, लेकिन हमको पूरे डीए से मतलब नहीं है, हम लेते हैं डीए रिटायरमेंट।
तो रिटायरमेंट पे बोला गया है कि 70% ऑफ विच इज कंसिडर्ड फॉर सर्विस बेनिफिट्स, यानी कि 70% है रिटायरमेंट पे। 4000 का 70% ये आ गया 2800, यानी कि 2800। ये तो पर मंथ का है, हमको प्रीवियस 10 महीने का एवरेज निकालना है ये भी, ठीक है। तो डीए तो चेंज नहीं हो रहा था, थ्रू आउट द ईयर सेम था। तो देखो जब डीए थ्रू आउट द ईयर सेम था तो 2800 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो, इससे 10 महीने का पता चल जाएगा, डिवाइड कर देना 10 से, इससे एवरेज पता चल जाएगा। बाकी डीपी और कमीशन ऑन सेल्स नहीं दे रखा है, समझ गए। ये देखो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डीए रिटायरमेंट की वैल्यू आ गई 2800, और यहां से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऊपर बचा 26,000 प्लस यहां बचा 2800, बाकी डीएपी और कमीशन ऑन सेल्स नहीं दे रखा है। ऐड कर दो दोनों को, 2800 प्लस 26,000, ये हो गया 28,800। अभी तो केवल सैलरी आया है, ठीक। अब हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। तो यहां आपने देख लिया होगा कि खाली कवर्ड और नॉट कवर्ड होने से कितना चेंज हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला वीडियो देखना, उसमें हमने कवर्ड वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसमें सैलरी बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और नॉट कवर्ड वाले में बिल्कुल ही डिफरेंट। तो आपको याद होना चाहिए सब फॉर्मूला। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे हाफ इंटू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। और हमने याद कैसे किया था फर्स्ट वीडियो में कि जब नॉट कवर्ड है तो फिर नॉट राउंड ऑफ। तो यहां ईयर ऑफ सर्विस को आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। जैसे अभी रुको, आएगा तो बताता हूं, पहले वैल्यू पुट करो। हाफ मल्टीप्लाइड बाय सैलरी बेसिक मत लिख देना, ये वाली लेनी होती है जो अभी कैलकुलेट की हो, 28,800। अब यहां पे आ जाओ, कितना ईयर इन्होंने सर्विस किया है, 36 ईयर्स एंड 9 मंथ, 36 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। अगर यहाँ पे हमको राउंड ऑफ करना होता तो क्योंकि ये 6 महीने से ज्यादा था इसको 37 कर देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि ये नॉट कवर्ड वाला है, तो भले ही ये 36 ईयर्स और 9 मंथ्स है, आप 36 पे आके छोड़ देना इसको, समझ गए। तो नॉट राउंड ऑफ में मंथ से हमको कोई भी मतलब नहीं, जितने ईयर उन्होंने सर्विस किए वो ले लेते हैं सीधे सीधे। सॉल्व कर लो इसको कैलकुलेटर पे, ये 2 1 जा 2, 2 18 जा 36। आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करो, वही बात आएगा। 28,800 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये हो गया 5,18,400, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी रिसीव्ड। तो कितना अमाउंट इनको मिला है इस क्वेश्चन में, आप जरा चेक करो। इनको मिला है 8 लाख रुपीज। थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं मैक्सिमम लिमिट, जो कि आपको याद करनी होगी, वो है 20 लाख रुपीज, ठीक। फिर यहां लिखोगे आप टैक्सेबल ग्रेचुइटी, यहां एग्जेम्प्ट सिर्फ, अच्छा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, यानी कि इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट दिख रहा है, और इसको यहां लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लास्ट में। 5,18,400 इसके जस्ट सामने। अब इन तीनों में से जो आपको सबसे कम दिख रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 5,18,400 जो अमाउंट है ये सबसे कम है, इसीलिए ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। समझ में आया। तो फॉर्मूला होता है, यहां सिर्फ एग्जेम्प्ट नहीं पूछा है, टैक्सेबल पूछा है। तो टैक्सेबल का फॉर्मूला होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, या फिर लीस्ट लिख लो यहाँ पे। तो एक्चुअल कितना था भाई, 8 लाख मिला था इनको, और लीस्ट था सबसे इन तीनों में, यानी कि एग्जेम्प्ट वाला 5,18,400। 5,18,400 इसको लेस कर लो, तो 8 लाख माइनस 5,18,400, ये हो गया 2,81,600,
ये हो गया आपका टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो। सबसे पहले आप अपने एग्जाम में ये चीज करके दिखाओगे, ये जो सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ, ठीक है, मतलब इसको भी एकदम क्लियर कुल मिला के आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ नॉट कवर्ड वाला था, सैलरी निकाल लेना, फिर लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिम्प्ट। ठीक, फिर ऐसे करते हुए आ जाएगा।